नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और हमने देखा कि तुगलक डायनेस्टी के बाद ना तो सैयद और ना ही लोदी दिल्ली को उस तरह से बांध करके नहीं रख पाए और धीरे 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 फिर से भारत बहुत सारे छोटे 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 राज्यों में बंट गया। उधर से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करी थी। इससे पहले दो घटनाएं एक साथ घटी थी, जहां 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। वहीं पे उसी साल एक बहुत बड़ी घटना घटती है और कुछ मंगोल ट्राइब, जो अभी तक छोटे छोटे ट्राइबल लोग थे, वो इकट्ठे होकर एक योद्धा को अपना हेड चुनते हैं और उसे वो खिताब देते हैं चंगेज खान का। ये दोनों चीजें 1206 में ही होती हैं। ये वही चंगेज खान आगे चल के जो मंगोल साम्राज्य को बहुत सशक्त बनाते हैं, वो पूरे चीन और पूरे मध्य एशिया पर शासन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में मंगोलों से ज्यादा ताकतवर पूरी धरती पे कोई दूसरा साम्राज्य नहीं था। स्वभाव से, क्योंकि ये पहले से ही लूटपाट करने वाले लोग रहे थे, इसलिए इन्होंने बार बार भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट की दृष्टि से भारत को लगातार लगभग 100 साल से ऊपर, लगभग आप अंदाजा लगाइए कि चंगेज खान ताकत में आता है 1206 में और अपने आसपास के एरियाज को जीत के 1221 से लेकर के और 1326 तक, उसके बाद तक चंगेज खान मंगोल लगातार आक्रमण करते रहते हैं। और ये वो 100 साल से ऊपर का समय था जो दिल्ली सल्तनत को भी खोखला करता रहा। फिर भी जैसा कि हमने पढ़ा कि तुगलक डायनेस्टी, उससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सशक्त आर्मी बना रखी थी और उन्होंने अच्छा जवाब दिया मंगोलों का, रोक कर रखा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुगलक वंश के बाद जो दोनों डायनेस्टीज आई, सैयद तो बिल्कुल ही कमजोर थे। लगभग 37-38 साल तक उनका राज्य रहा और फिर उसके बाद लोधी। तो दिल्ली लगभग, देखिए मैं आपको मैप के सहारे एक बार दिखाना चाहता हूं। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये पूरा, ये यहां जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, यहां राजपूत राजाओं का शासन था। लेकिन इसके अलावा ये जो सफेद रंग में आप देख रहे हैं, इधर आसाम में चले जाइए तो
नॉर्थ ईस्ट के कुछ पोर्शन को छोड़ दीजिए, कश्मीर को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गुजरात और नीचे थोड़ा सा मदुरई का एरिया, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो लगभग पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था। एक बार इतना सशक्त साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया था। और ये वही समय था जब उधर से मंगोल भी सशक्तिकरण पा रहे थे और उन्होंने पूरे चीन और मध्य एशिया पर अपना कब्जा कर रखा था। इतनी सशक्त आर्मी को 3 डायनेस्टीज तो मुकाबला कर पाई, लेकिन फिर सैयद और उसके बाद लोधी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। एक बात और महत्वपूर्ण हमने देखी, ये मंगोलों के आक्रमण ही थे जिससे डर करके, या यूं कहिए जिससे बचने के लिए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेकर के गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस शहर का नाम तो देवगिरी हुआ करता, लेकिन उन्होंने बदल करके इसे दौलताबाद कर लिया था। अब वो समय फिर से आ गया था जब उधर से मंगोलों के आक्रमण और इधर से भारत में भी दिल्ली सल्तनत कोई बड़ी सल्तनत नहीं बची थी। बाद के दिनों में अगर मैं आपको दिल्ली सल्तनत दिखाऊं तो ये लगभग इतने से में सिमट गई थी, लगभग इतना सा। और ये जो नीचे दो आप दक्षिण के बहुत सशक्त 2 राज्य देख रहे हैं, ये बहमनी और विजयनगर राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभर चुके थे। हम इनके बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। भला विजयनगर और बहमनी को कौन भूल सकता है। और फिर बच्चे तेनालीरामा को आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं, तो जब बहमनी और विजयनगर को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तेनालीरामा को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल लोधी डायनेस्टी ने किस तरह से धीरे धीरे रास्ता बना दिया मुगलों के लिए। ये मुगल और मंगोल, हाँ रिश्ता है, ये अलग नहीं है। बाबर ने खुद कहा है कि हम तो चंगेज खान के ही डिसेंडेंट्स हैं, और वो बड़े गर्व से कहा करता ये बात, क्योंकि उस समय तक मैंने जैसा कि बताया आपको कि मंगोल सबसे ताकतवर, लगभग 100-125 साल तक सबसे ताकतवर सेना के रूप में उभरे थे। तो निश्चित रूप से बाबर भी अपना रिश्ता मंगोलों से जोड़ करके अपने आप को अच्छा ही बताएगा। वो अपने आप को बहुत बहादुर बताता था। बाबर इन दिनों में एक छोटे से क्षेत्र का केवल 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। वो फरगाना की 12 साल की उम्र आप लगा लीजिए कि क्या होती है, लेकिन दूसरी मंगोल ट्राइब उसको खदेड़ देते हैं। और उन्होंने एक अच्छा मौका देखा था कि एक 12 साल का बच्चा है। बाबर लगभग 10 साल तक इधर उधर भटकता रहता है और फिर वापस अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से वो वापस अपने आप को सुदृढ़ कर लेता है। हम आगे बढ़ेंगे बाबर के बारे में, इतनी मैंने शुरुआत कर दी है कि एक 12 साल का बच्चा और फिर 10 साल तक भटकता रहता है, फिर लगभग 20-22 का हो जाता है और 1500 कुछ में वो दोबारा से अधिकार कर लेता है। तो हम वापस आएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई की एक भूमिका बन रही है। इधर से बहलोल लोधी लोधी वंश के पहले शासक थे और इसके बाद
सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, अगर केवल लोधी वंश की बात करूं तो केवल लोधी वंश में सबसे ताकतवर रूलर अगर हम कहें तो सिकंदर लोधी को देखा जाता है। इन्होंने फिर से एक वही रास्ता अपनाया जो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था, राजधानी बदलने वाला। और आज हम जिस शहर में बैठे हैं, आगरा, यहां एक छोटे से टाउन की स्थापना करते हैं सिकंदर लोधी, और वो बाद में इसी को अपनी राजधानी बना लेते हैं, क्योंकि ये लगभग स्पष्ट हो चुका था कि दिल्ली पर नजर थी मंगोलों की और दूसरे अफगानों की, और वो बार बार दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। तो शायद ये भी एक सोच थी कि दिल्ली से थोड़ी सी दूरी बना ली जाए, और अगर आक्रमण होता है तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो आगरा को राजधानी बनाने का। आप अंदाजा लगाइए, इसके बाद जब मुगलों ने भारत में शासन किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश को हराने के बाद, तो उन्होंने भी आगरा को ही सुदृढ़ माना दिल्ली की अपेक्षा। तो इस तरह से सिकंदर लोधी काफी लंबे समय तक, लगभग 47 या 48 साल तक शासन करते हैं। और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, उनका बेटा, शासक बनता है। इब्राहिम लोधी इस तरह से भी कमजोर साबित हुआ कि जौनपुर उन्होंने अपने भाई से डर करके सेटलमेंट ना करके, देखिए भाइयों के बीच प्यार एक अलग बात होती है और आपस में डर एक अलग बात होती है। तो जौनपुर अलग राज्य दे दिया उन्होंने अपने भाई को, ताकि भाई बाकी दिल्ली सल्तनत जो बच गई उस पर कब्जे की ना सोचे, और दिल्ली और आगरा को अपने पास रख लिया। लेकिन ज्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं था। भाई भाइयों में भी युद्ध हुआ, और उन्होंने युद्ध में नहीं बल्कि चालाकी से, षड्यंत्र के तहत अपने भाई का मर्डर करवाया, और इस तरह से जौनपुर फिर से कुछ समय के लिए उनके पास आ गया। लेकिन ये बहुत ही, सिकंदर लोधी भी काफी सख्त शासक था, सबको नाराज करने वाला शासक था, और पूरा लोधी वंश। और यही कारण था कि धीरे 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 दिल्ली सल्तनत छोटी होती जा रही थी। लेकिन इब्राहिम लोधी तो उससे भी एक कदम आगे था सिकंदर लोधी से। सिकंदर लोधी फिर भी कहीं कहीं वो दोनों नीतियां अपनाता था, लेकिन इब्राहिम लोधी ने केवल लोगों को नाराज करने के अलावा कुछ नहीं किया। आप अंदाजा लगाइए कि इन्हीं का रिश्तेदार पंजाब का गवर्नर था उस समय, और उसी ने बाबर को निमंत्रण भेज दिया। हालांकि ये भी एक बात है कि राणा सांगा भी उतने ही चिढ़े हुए थे लोधी से, और पता नहीं कौन सी ये मानसिकता थी कि राणा सांगा ने भी ऐसा सोचा था कि मुगल आएंगे और लोधी को हराकर चले जाएंगे मंगोलों की तरह से, और शायद यहां अपना शासन स्थापित नहीं करेंगे, तो फिर दिल्ली और आगरा को हम जीत लेंगे। शायद ये सोच रही होगी। तो पंजाब के गवर्नर ने तो खुला इनविटेशन भेजा बाबर को आने के लिए भारत में। उसने कहा कि मैं सहायता करूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली सल्तनत
पूरा पंजाब उन्हीं के अधीन था, लेकिन फिर भी पानीपत तक सेनाएं आ गई बिना रोक टोक के, क्योंकि पंजाब का गवर्नर मिला हुआ था। पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने उम्मीद करी थी कि शायद दिल्ली सल्तनत लोहा ले पाएगी, लेकिन भारत और विशेषकर दिल्ली सल्तनत के आसपास उस समय तक ये पता नहीं था कि बाबर की जो युद्ध शैली है उसने दो तकनीक बिल्कुल नई है जो अभी तक भारत में देखी नहीं गई थी। एक था गन पाउडर। पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में गन पाउडर का यूज हुआ, और दूसरी अव्वल नस्ल के घोड़ों पर तो एक गन की ताकत और कैवलरी का एक अच्छा यूज, ये पहली बार किसी युद्ध में भारतीयों ने देखा था। बाबर की जो युद्ध शैली थी उसमें एक और गजब की बात थी कि वो अपने सिपाहियों को इस तरह से अरेंज किया करता कि अगर सिपाहियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर अंदर अंदर भेजना पड़े तो बड़ी आसानी से उनको मूवमेंट का रास्ता मिला करता। इस युद्ध नीति ने बहुत सरप्राइज कर दिया भारतीयों को। ये एक तरफा युद्ध था। इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि राणा सांगा जो ये सोचकर बैठे थे, ऐसा हुआ नहीं कि बाबर वापस जाएगा, तो निश्चित रूप से अब अगला टकराव राणा सांगा और बाबर में ही होना था। यहां से आगरा से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पर खनवा के मैदान में 1 साल बाद ही युद्ध हुआ, और क्योंकि राणा सांगा ने भी ये गन पाउडर और कैवलरी की ये ऐसी लड़ाई पहले नहीं देख रखी थी, तो खनवा में भी बाबर की जीत हुई और राणा सांगा हार गए। इसके ठीक 1 साल बाद 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूत हार जाते हैं, और इस युद्ध के बाद अब निश्चित हो गया था, इस जीत के बाद अब निश्चित हो गया था कि मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे भारत में पूरा फैलने वाला है। लेकिन इसमें भी कुछ अड़चने आने वाले थे। अभी हमने बात नहीं करी है, हमने विजयनगर और बहमनी की बात करी थी, हमने बिहार की बात नहीं करी है। बिहार में इस समय शेरशाह सूरी नाम का एक बहुत बहादुर राजा, ये अफगान ही था, ये राज्य किया करता, और 1540 में ये हुमायूं को, जो कि बाबर के बेटे थे और बाबर के बाद गद्दी पर बैठे थे, बुरी तरह से हराते हैं, और एक बार फिर से मुगलों के पैर भारत से उखड़ जाते हैं। खैर, मुगल साम्राज्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कन्नौज का युद्ध, चौसा की वो लड़ाई, और किस तरह से हुमायूं भटकते रहते हैं, उन सारी बातों पर बात करेंगे। फिलहाल हम आज इस वीडियो को यहीं पे
आपको ये याद दिलाते हुए कि ये लगभग वो समय जब कहीं भी कोई एक राज्य सशक्त नहीं है, मुगलों का आगमन हो चुका है। हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। 25-30 क्वेश्चन मैं इसके बाद आपके पास भेजूंगा। कीप रिवाइजिंग, आंसर माय क्वेश्चंस. I shall again be with you tomorrow. Till then, it's goodbye from me.